हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल के स्ट्रक्चर को एंड सेल स्ट्रक्चर में जो जो इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं उनके फंक्शन को। तो हमने मेरा जो प्रीवियस वीडियो है ये इसी टॉपिक पे था, तो वो वीडियो कंटिन्यू आज रहेगा। मींस वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया है कल, तो आज वो वीडियो कंटिन्यू है। और इसके अलावा एक वीडियो और आएगा जिसमें जो क्वेश्चन पेपर 5 to 4 या फिर उससे ज़्यादा जो भी मैं अगर जितना भी मैं इंक्लूड कर पाऊँगी उतने ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं देखूंगी और आपको फिर मैं एक हैंड रिटन नोट्स जो है वो प्रिपेयर करके बताऊंगी। ठीक है, कि कैसे डायग्रामेटिक और कैसे मैं बता रही थी कि कैसे चार्ट फॉर्म में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो एक वीडियो और आएगा इस टॉपिक पे, है ना। तो उसका नोट्स जो है वो मेरा जो हैंड रिटन नोट्स है मैं आपको वो अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि है, अगर आप टेलीग्राम जो ऐप है वो डाउनलोड नहीं करें तो वो ऐप डाउनलोड करने के बाद आप, अगर मैं लिंक जो दूंगी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको क्लिक करेंगे और मतलब वो लिंक अगर टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर मैं शेयर कर दूँगी हैंड रिटन नोट्स, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ भी जो प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को कुछ पूछना है, कुछ मतलब इस यूपीएससी से रिलेटेड जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो। ठीक है, तो इसका जो इससे पहले जो वीडियो था सेल स्ट्रक्चर ये टॉपिक पे, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में दे दूँगी। आप वहाँ से बिल्कुल चेकआउट करिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे। जो देख चुके हैं उनके लिए तो नहीं, जो नहीं देखे उनके लिए बोल रही हूँ। तो हमने लास्ट जो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं थर्ड जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो है न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस जो होता है इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में की थी। और अब आपको इतना लेंथ लिखने की नीड नहीं है। न्यूक्लियस लिखा आपने, देन ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं डिस्कवर बाय रॉबर्ट ब्राउन एंड आप उसको ईयर डाल सकते हैं, या फिर आप डिस्कवर्ड भी नहीं लिखेंगे, रॉबर्ट ब्राउन एंड ईयर बस लिख देंगे तो वो भी आपका सही ही माना जाएगा। ठीक, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। तो इसको कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं, किसको? न्यूक्लियस को। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। द न्यूक्लियस में बी डिफरेंट शेप एंड साइज़। ये जो रहते हैं डिफरेंट शेप एंड साइज़ के रहते हैं। ये मतलब वेरी करता है ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे। एंड न्यूक्लियस के भी अब देखते हैं कि न्यूक्लियस किन चीज़ों से कंसिस्ट होके बना हुआ है। तो पहला है कि तो एक तो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। सेकंड जो होता है वो होता है न्यूक्लियोलस एंड थर्ड इज़ क्रोमेटिन। हम डायग्रामेटिक देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, जो बाहरी लेयर है वो, एंड उसके बाद एक इनर मेम्ब्रेन होती है। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं दैट इज़ द न्यूक्लियर पोर एंड उसके बाद जो आउटर एंड इनर के जो बीच का पोर्शन है दैट इज़ द पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो आपको डायग्राम से ही मेंशन करना पड़ेगा। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके डायग्राम आपको बनाने ही पड़ेंगे, ओके। तो आप या तो ट्राई कीजिए जो पार्ट्स हैं ना वो आप डायग्रामेटिक ही शो कर दीजिए, तो आपको उनको लिखने की भी इतनी नीड नहीं रहेगी। एंड न्यूक्लियोलस जो है ये आप देख रहे हैं बीच में जो ये गोल सा पोर्शन है दैट इज़ न्यूक्लियोलस, एंड ये वाला पोर्शन है आपका एन्युलस। एंड जो ये आपको धागे नुमा बहुत ही जाले जैसे जो संरचना दिख रही है या जो स्ट्रक्चर है ये है क्रोमेटिन फाइबर, ओके। दिस इज़ द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हमने अभी डायग्राम में देखा, इट इज़ अ डबल लेयर बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस, जो कि इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन से बनी हुई है, ओके। और इसकी जो थिकनेस होती है वो 200 एंगस्ट्रॉम की होती है। न्यूक्लियोलस जो रहता है ये एक स्फेरिकल बॉडी फाउंड इन द न्यूक्लियस, जो कि आपने देखा जो बीच में एक गोल सा स्ट्रक्चर है स्फेरिकल शेप का, तो ये जो है ये होता है न्यूक्लियोलस। और ये जो न्यूक्लियोलस होता है इसमें जो ग्रैन्युलर रीजन होते हैं वो अबाउट 150 से 200 एंगस्ट्रॉम डायमीटर के मतलब उनमें क्या रहते हैं, प्रोटीन एंड आरएनए के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो रहते हैं। ठीक है, तो ये मीन्स इसका मैं अगर आपको सिंपल वर्ड में आप यहाँ पर देखेंगे डायग्राम में, तो ये आप जो न्यूक्लियोलस देख रहे हैं इसमें प्रोटीन एंड जो आरएनए है उसका यहाँ पर साइज आपको
मेंशन किया हुआ है। ग्रैनुलर रीजन इज 150-200 एंगस्ट्रॉम इन अ डायमीटर, कंटेन द प्रोटीन एंड आरएनए। सेकेंड पार्ट होता है न्यूक्लियोलस। तो ये जो न्यूक्लियोलस है, यहाँ पर आप डायग्राम से देखिए, मैं डायग्राम से ट्राई करूँगी समझाऊँ आपको। ये न्यूक्लियोलस जो है ये स्फेरिकल शेप का है और इसकी थिकनेस 200 एंगस्ट्रॉम की होती है। और ये जो न्यूक्लियोलस रहता है इसमें जो भी ग्रैनुलर रीजन रहता है वो जो रहता है 150 से 200, ये जो ग्रैनुलर अंदर में जो आप देख रहे हैं ना गोल गोल स्ट्रक्चर, दैट इज़ द ग्रैनुलर रीजन, वो 150 से 200 एंगस्ट्रॉम के रहते हैं, जिसमें कि आरएनए और प्रोटीन जो रहता है वो होता है। एंड थर्ड है क्रोमेटिन, जो ये तंतुनुमा या फिर धागेनुमा संरचना बोल सकते हैं। तो ये क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। तो ये जो रहते हैं, दिस इज द पार्शियली क्लूम्ड एंड टेंगल्ड मास ऑफ द न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर। तो ये जो क्रोमेटिन है ये न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स होते हैं, इन विच द कंसिस्ट, बिकॉज आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियोप्रोटीन है उसमें डीएनए प्रोटीन होता, डीएनए होता है, ठीक, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म इसका है, एंड प्रोटीन एंड आरएनए, एंड इसके अलावा सम अदर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। तो इससे पूरा ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर है ये बनता है किससे किससे, डीएनए से, प्रोटीन से, आरएनए से, एंड अदर जो भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हैं उनसे। अब हम देख लेते हैं। अब हमने सिंपल से आपको करना क्या, इसको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में आपको न्यूक्लियर मतलब हेडिंग डालनी है, थर्ड न्यूक्लियस जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है, उसके बाद आपको ब्रैकेट में मेंशन करना है रॉबर्ट ब्राउन 1833, एंड आपको फिर क्या करना है, आपको एक स्टार बनाना है, आपको बता देना है कि दिस इज कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, एंड आपको फिर ये डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं, इसको मेंशन करने की नीड नहीं है। आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम में आपने जो ये लेबलिंग है, ये आप लेबलिंग जो है सही रूप से करिएगा, ठीक। अब ये लेबलिंग करने के बाद आप जब डायग्राम को लेबल कर लेंगे, उसके बाद आप अगर कोशिश करिए आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, आप वहीं से एरो बनाइए। उसके बाद आप क्या करिए, उसमें लिख दीजिए दिस इज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। मतलब ये डिसीज भी नहीं लिखेंगे, आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिख देंगे तो वो भी चल जाएगा। और उसके बाद ब्रैकेट में 200 एंगस्ट्रॉम की थिकनेस। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट साफ सुथरा नोट्स बनेगा। अब आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत कैसे लिखना है, तो मैं इसी टॉपिक का हैंड रिटन नोट्स आपको ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ से मतलब देख लीजिएगा। इसके लिए लेकिन आपको वीडियो रेगुलर देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको भी मेरे साथ जो है मतलब हार्डवर्क करना पड़ेगा, ओके। अब हम देखते हैं फंक्शन जो है वो है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक। जो कैरेक्टर्स रहते हैं उनका इनहेरिटेंस, मतलब जैसे हम जानते हैं डीएनए जो है एक क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि जनरेशन टू जनरेशन जो कैरेक्टरिस्टिक हैं हमारे पेरेंट्स के, वो हमारे जो प्रोजनी हैं या जो उनके संतान रहती है उनमें बोलते हैं ना कि कंटिन्यू रहती है, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर। एंड सेकेंड जो है प्रोटेक्ट क्रोमोसोम फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक इफेक्ट। साइटोप्लाज्मिक इफेक्ट जो रहता है उससे क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करता है। एंड थर्ड इज दैट परमिट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस एंड फॉर्मेशन ऑफ द राइबोसोम एंड सिंथेसिस ऑफ द आरएनए। आपको क्वेश्चन आएगा सिंथेसिस आरएनए का, तो फिर आप बता सकते हैं न्यूक्लियस में, एंड यहाँ पर राइबोसोम का भी फॉर्मेशन होता है। ये हो गया डायग्राम, आपको क्लियर है। और नीट एंड क्लीन डायग्राम रहना चाहिए। ऐसा डायग्राम बनाइए जो बहुत टाइम टेक मत करे, बहुत खूबसूरती से डायग्राम नहीं बनाना है आपको, ऐसा कि आपको भी समझ आए और चेक करने वाले को भी समझ आना चाहिए, बस इतना ही। फोर्थ आपका है सेल ऑर्गेनेल, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टाइनी टेबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम, ओके। तो यहाँ पर से आप बिल्कुल देख सकते हैं। हम इसको पहले स्टडी कर लेते हैं ना, हम डायग्राम से समझ लेंगे सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में हम ER बोलते हैं। तो ER इज अटैच्ड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑन अ वन साइड एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन अ अदर साइड।
तो एक साइड से तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच रहता है और दूसरे साइड से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, देख लीजिए ऊपर वाला जो सबसे पहला डायग्राम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज सीन इन सेक्शन। तो मतलब वन साइड से तो ये जो है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच है और मतलब सेकेंड साइड से ये जो है ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। ये देख सकते हैं आप ग्रैनुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर हैं, मतलब ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर भी आपको दिख रहे हैं। तो ये इसमें भी इसके पार्ट्स होते हैं कि ये किन किन पार्ट्स मतलब पार्ट्स से मिलकर बना है, वो हम अभी देख लेंगे। पार्ट्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो 3 हैं बेसिकली। ट्यूब्यूल्स होते हैं, वेसिकल्स होते हैं और सिस्ट्रिन होते हैं। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हो गया सिस्ट्रिन्स एंड ये वेसिकल्स एंड ये जो हो गया ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पर इन तीनों से मिलकर ये डायग्राम जो है फर्स्ट वाला वो बना हुआ है। ठीक है। एंड इसके टाइप हैं, 2 टाइप का है। एक रफ ईआर होता है ना कि स्मूथ। रफ में क्या होता है कि यहाँ पर जो रहता है राइबोसोम मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए उसको रफ नाम दिया गया। स्मूथ में एब्सेंस रहता है राइबोसोम। तो ये एकदम क्लियर, आपको ज़्यादा कुछ डाउट नहीं है। एंड द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम दैट इज रफ ईआर एंड व्हेन एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दैट इज द स्मूथ ईआर। तो फंक्शन जो है वो ऐसा है कि प्रोटीन, लिपिड एंड जो ग्लाइकोजन जो है उनका सिंथेसिस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसके अलावा दे एक्ट एज अ इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर वेरियस सब्सटेंस। एंड इंटरसेलुलर मतलब एक सेल से दूसरी सेल के बीच, एंड इंट्रासेलुलर मतलब कि विद इन द सेल। ओके, क्लियर है। प्रोवाइड द passes for mRNA, that is the messenger RNA from the nucleus to the cytoplasm। तो ये एक जो रास्ता बोल सकते हैं, पैसेज प्रोवाइड करता है mRNA को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक के लिए। एंड डिटॉक्सिफिकेशन, जो भी टॉक्सिक अगर कुछ है हमारे बॉडी में इंटर कर रहे तो उनको डिटॉक्सिफाई करता है। एंड इसके अलावा प्रिकर्सर ऑफ द सेक्रेटरी मटेरियल टू गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी जो होता है उसके लिए वो क्या करता है, प्रिकर्सर, सेक्रेटरी मटेरियल जो है उसके लिए एज अ प्रिकर्सर हेल्प करता है। नाउ ये डायग्राम आप देख सकते हैं, जो एक होता है रफ एंड एक होता है स्मूथ, हमने जैसा कि देखा। तो यहाँ पर देखिए राइबोसोम अटैच है, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम अटैच नहीं है वो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन नहीं, डायग्राम आप बिल्कुल बना सकते हैं। 5th है गोल्गी बॉडी। ओके, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और कई लोग उसको गोल्गी पे पढ़ते हैं। आप अपने ऊपर है कि कैसा प्रोनाउंशिएट करना चाहते हैं, स्पेलिंग सही रहनी चाहिए, बस ये मैटर करता है। तो ऑल्सो कॉल्ड द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। एंड इसके अलावा डेक्टियोसोम भी बोलते हैं, डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, इडियोसोम भी बोलते हैं। तो अब आपके को ये लिखना, मेंशन करना पड़ेगा इसके कितने सारे नाम हैं। कि हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछते कि डिक्टियोसोम के बारे में आप बताइए और उसके वर्क के बारे में, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। तो कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि डिक्टियोसोम भी बोलते हैं, डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, इडियोसोम भी बोलते हैं। एंड densely stained reticular structure near the nucleus। and Golgi body is a made of the 4 part। जैसे हमने ER के बारे में पढ़ा कि वो 3 पार्ट से, कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, वैसे Golgi body जो रहता है वो 4 पार्ट सेम रहता है ER के जैसे। एक एक्स्ट्रा उसमें कंपोनेंट है जो कि हमने देखा है ER में कि सिस्ट्रिन है, ट्यूब्यूल्स हैं, वेसिकल्स देखे थे हमने। यहाँ पर आपका एक पार्ट ऐड हुआ है, दैट इज़ द वैक्यूल्स। आपको अगर आपने उसको स्टडी किया तो आपको इसमें एक ही पॉइंट ऐड करना है, ठीक है। तो ये जो सिस्ट्रिन रहते हैं ये क्या होते हैं, दे फ्लैट डिस्क लाइक शेप्ड sac like structure and many cistern are arranged in a stack। ट्यूब्यूल जो रहते हैं दे आर ब्रांच्ड एंड इरेगुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये जो रहते हैं ये सिस्ट्रिन के साथ
मतलब जुड़े हुए, एसोसिएटेड रहते हैं। वैक्यूल्स जो रहते हैं ये लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर रहते हैं जो कि ट्यूब्यूल से अटैच रहते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है ना, ये आप अगर सीक्वेंस वाइज रखेंगे तो बहुत अच्छा है। जैसे कि आप पहले सिस्टीन लिखिए देन ट्यूब्यूल्स, क्योंकि ये एक दूसरे से अटैच है ना। और इस जो वेसिकल है स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, अराइज फ्रॉम द बर्डिंग फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स के जो बर्डिंग लाइक स्ट्रक्चर जब निकलते हैं तो वो वेसिकल्स होते हैं। अब फंक्शन है इसका कि सेल सिक्रीशन एंड इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ द सेल वॉल। तो गोल्गी बॉडी का सोच लीजिए, सेल वॉल सिंथेसिस करने का काम कर रहा है ये। एंड लाइसोसोम का फॉर्मेशन, और लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली। जितने भी ऐसे कंपोनेंट जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है उसको वो क्या करता है, मतलब उनको शरीर से हटाने का रोल प्ले करता है। उसको हम आगे स्टडी करेंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल वर्ड में आपको इसलिए बता दूँ ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी कुछ वीडियो देखते हैं उनको चीज़ें क्लियर हो जाएँ। सो हम डायग्राम से भी समझ लेते हैं। सबसे पहला तो ये चीज़ है कि यहाँ पर जो एक तो है ट्रांस और मैच्योरिंग फेस, और एक होता है आपका सिस और फॉर्मिंग फेस। ठीक है, एक होता है मैच्योरिंग फेस और एक होता है जिसमें उनका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्ट्रीन किस तरह से दिख रहा है, एक फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। एंड इसके अलावा किस तरह अटैच है। एंड इसके जो वेसिकल्स हैं वो होते हैं डिस्चार्ज वेसिकल्स एंड ट्रांजिशन वेसिकल्स। ट्यूब्यूल्स वाला पोर्शन देखिए, लोअर साइड पे ट्यूब्यूल्स वाला पोर्शन है। ओके, एंड जो ये ट्यूब्यूल्स हैं वो फ्यूजिंग विद द सिस फेसेस एंड वेसिकल्स, ये आप देख लीजिए, है ना। नाउ नेक्स्ट है हमारा लाइजोसोम। लाइजोसोम जो रहता है वो किस तरह का होता है? इससे पहले हमने देखा कि जो आपका गोल्गी बॉडी वो हेल्प करता है लाइजोसोम के फॉर्मेशन में। तो ये लाइजोसोम जो रहता है इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ द पैकेजिंग इन द गोल्गी बॉडी। ठीक, तो ये एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर होता है एंड प्रेजेंस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द टाइप ऑफ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। किस लिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है? क्योंकि एज अ सुसाइडल बैग वर्क कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जितने भी टाइप के ऑलमोस्ट ऑल टाइप के जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो रहते हैं विच इज़ एक्टिव एट एसिडिक। इट मीन्स pH अगर 5 रहेगा तो वो एसिडिक कंडीशन होती है। इसके अलावा जब 7 इज़ अ न्यूट्रल कंडीशन ऑफ pH एंड अगर मोर देन 7 जो होगा दैट इज़ द एल्केलाइन कंडीशन जो रहेगा वो होता है। तो अगर एसिडिक कंडीशन है विच मीन्स pH इज अबाउट लेस देन 5, ओके, तो यहाँ पर हायर प्लांट्स में लाइजोसोम इट मीन्स विच इज़ लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सभी जो हैं दैट इज़ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इन हायर प्लांट लाइजोसोम आर लेस फ्रिक्वेंट। ओके, अब हम देख लेते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट फंक्शन जो है जो इंट्रासेलुलर, इट मीन्स सेल के अंदर, विद इन द सेल, इंटरसेलुलर भी और इंट्रासेलुलर भी, विद इन द सेल एंड बिटवीन द सेल। ओके, तो विद इन द सेल इज इंट्रासेलुलर एंड बिटवीन द सेल, दो सेल्स के बीच वाला जो डाइजेशन है इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर भी बोल सकते हैं। तो इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का वर्क करता है। ऑटोलाइसिस भी, खुद का भी ये कभी कभी पाचन कर लेता है, इट मीन्स अपने आप को भी खा जाता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग बोल रहे हैं, क्योंकि आत्महत्या की थैली बोलते हैं, क्योंकि ये अपने आप को भी डाइजेस्ट कर लेता है। ओके, एंड पॉइंट इसका जो मतलब हम देख लेते हैं साइज़ कितना रहता है मेम्ब्रेन का। सिंगल यूनिट की मेम्ब्रेन रहती है 0.1 से 0.8 म्यूएम का रहता है ये जनरली। एसिड हाइड्रोलेज जो रहता है यहाँ पर pH 5 रहता है। न्यूक्लियस, इसके अलावा प्रोटीएज एंड लाइपेज, फॉस्फोलिपाइपेज एंड ग्लाइकोसाइडेज। इट मीन्स जो जैसे हमारे सेल में न्यूक्लियस है तो उसके लिए एक एंजाइम, प्रोटीन के लिए एक एंजाइम, लिपिड के लिए एक अलग एंजाइम, फॉस्फोलिपिड के लिए अलग से एंजाइम, ठीक, एंड ग्लाइकोजन के लिए अलग एंजाइम, सभी के लिए प्लांट में अलग जो भी, मैंने अभी शायद एनिमल बोला है, तो प्लांट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। सभी के लिए एंजाइम जो रहते हैं वो पर्टिकुलर जो है हर जो पार्टिकल हैं या जो भी पर्टिकुलर सब्सटेंट है उनके लिए पर्टिकुलर
7 है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है गिवन बाय द सी बेंडा, इसको पूछता है एग्जाम में तो आपको इसको लिखना पड़ेगा। ऑल्सो कॉल द पावर हाउस ऑफ द सेल, बट किचन ऑफ द सेल इज द क्लोरोप्लास्ट। ओके, इन अ प्लांट। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें माइटोकॉन्ड्रियन मेम्ब्रेन होता है जो कि डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। ईच मेम्ब्रेन इज़ अबाउट 60 to 75 एंगस्ट्रॉम थिक यानी मोटा, एंड सेपरेटेड बाय अ स्पेस, उसको हम क्या बोलेंगे, जिससे ये जो मेम्ब्रेन है वो डिवाइड रहती है वो कहलाती है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसमें भी ये मतलब कंपोनेंट्स होते हैं, वो होता है क्रिस्टी एंड मैट्रिक्स। क्रिस्टी जो रहता है ये इनर मेम्ब्रेन दैट हैज़ अ सीरीज ऑफ इनसाइड फोल्ड्स एंड इट हैज़ F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीसोम। तो सिस्ट्री में जो पार्टिकल रहता है उसको ऑक्सीसोम कहा जाता है, विच इज़ अ साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच इज़ नोन एज द ETS सिस्टम, एंड इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा सेकंड है मैट्रिक्स। सेकंड होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो होता है दिस इज़ द स्पेस बिटवीन द सिस्ट्री इनटू द इनर चैम्बर। तो ये जो होता है सिस्ट्री के बीच के जो इनर चैम्बर्स रहते हैं उनके बीच का स्पेस होता है, एंड it has DS circular DNA molecules and 70S ribosome, amino acids, enzyme and other elements, and इसको डायग्रामेटिक हम देखते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ATP फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। जनरली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी यहीं से होता है प्लांट्स में जनरल, एंड सिस्ट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा ये जो होती है डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रिया एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रिया पोर्शन है यहाँ पर, एंड ये जो F1 पार्टिकल्स हैं वो सिस्ट्री के साथ अटैच्ड होते हैं, जहाँ पर क्या होता है ETS सिस्टम होता है। मैट्रिक्स जो रहता है इनर चैम्बर का जो पार्ट है ये मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, एंड इसके अलावा जो हमने यहाँ पर एक चीज़ और देखी थी कि जो एक मेम्ब्रेन से दूसरा जो मेम्ब्रेन है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, तो हर एक मेम्ब्रेन आपस में सेपरेटेड रहती है। वो जो सेपरेटेड मेम्ब्रेन यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो जो सेपरेट मेम्ब्रेन है वो किसके द्वारा सेपरेटेड रहती है, वो रहती है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के द्वारा, जो कि आउटर चैम्बर में प्रेजेंट होता है। ओके, तो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं मैट्रिक्स जो कि इनर चैम्बर है, तो यहाँ पर जो क्रेब्स साइकिल रहता है, तो क्रेब्स साइकिल जो है यहाँ पर होता है। ठीक, तो ये चीज़ हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। डायग्राम आपको समझ आ गया। अब फंक्शन देख लेते हैं। दिस इज़ द साइट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें जब आपका श्वसन की क्रिया या रेस्पिरेशन होता है दैट इज़ द एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक में क्या होता है, व्हेन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो इसके अलावा सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, एंड थर्ड इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन, एंड इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में जब हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स वाले पोर्शन में तो हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है वहाँ पे। नाउ 8 है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है ये प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में तो नहीं होता है। ये डिस्कवर हुआ है हैकेल के द्वारा। इट इज़ फाउंड इन द ऑल प्लांट सेल विच इज़ द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स, जो कि क्लोरोप्लास्ट है ना, तो वो पिगमेंट कहलाते हैं प्लांट्स में। कैन बी क्लासीफाइड, तो पिगमेंट्स जो हैं ये जो प्लास्टिड है उसमें उसके बेसिस पे जो हमारे पिगमेंट्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया है, दैट इज़ क्रोमोप्लास्ट। इसके अलावा है ल्यूकोप्लास्ट, एंड उसके अलावा होता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये जो रहता है ये कैरोटिनॉइड पिगमेंट होता है, लाइक कैरोटीन, जेंथोफिल एंड अदर आर प्रेजेंट। तो जो कलर आते हैं ना, जैसे कि ऑरेंज कलर, रेड कलर, येलो कलर, ये प्लांट में ये कलर इस कैरोटीन के कारण आते हैं। एंड इसके अलावा है ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट कलर इसमें नहीं होता, दिस इज़ द कलरलेस प्लास्टिड होता है, एंड ये डिफ़र करता है साइज़ और शेप में। ओके, और मतलब
ये डिफ़र किस तरह से करेगा साइज़ और शेप में विद द स्टोर न्यूट्रिएंट के साथ। तो इसके भी हम देख लेते हैं कि टाइप कैसे डिफरेंट टाइप का ये कि किस तरह का स्टोर है न्यूट्रिएंट, उसके बेसिस पे इसका नाम है। अगर कार्बोहाइड्रेट स्टोर है तो उसको हम बोलेंगे अमाइलोप्लास्ट, अगर ऑयल एंड फैट्स हैं तो उसको बोलेंगे हम एलियोप्लास्ट, और अगर प्रोटीन स्टोर करता है तो होगा एल्यूरोप्लास्ट। तो ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा, ओके। एंड फिर थर्ड है क्लोरोप्लास्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। इट इज़ अ कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग ऑफ द लाइट एनर्जी, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। दिस गिव ग्रीन कलर ऑफ दिस गिव द ग्रीन कलर ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट, जो कि बेसिकली लीव्स में प्रेजेंट रहता है। अब हम क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर किचन ऑफ द सेल है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, फूड फॉर्मेशन होता है प्लांट्स के लिए। बिना फूड के तो हम भी नहीं जी सकते, तो प्लांट भी नहीं जी पाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। इट इज़ फाउंड इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव एंड दे मे बी वेरियस शेप एंड साइज। तो कहाँ पर पाया जाता है, मीजोफिल लेयर जो रहती है लीव्स की, वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। अब इसके भी पार्ट्स हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखनी कि कोई अगर सेल स्ट्रक्चर है तो वो भी मतलब उसके भी कुछ कंपोनेंट्स है, वो भी हो सकता है कि 2, 3, 4 ऐसे कंपोनेंट, ऐसे पार्ट्स से मिलकर बना होगा, तो उसको भी आप डायग्रामेटिक वे में शो कर सकते हैं, तो आंसर जो है वो छोटा हो जाएगा आपका। तो इसके पार्ट्स हैं मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, ठीक है, तो और थाइलेकॉइड्स। तो मेम्ब्रेन जो रहता है इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड लेयर सेपरेटेड बाय अ स्पेस, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था कि डबल लेयर थी जो कि हर लेयर सेपरेट हो रही थी जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल से, तो यहाँ पर ये पेरी क्लोरोप्लास्टिडियल स्पेस जो है उससे ये सेपरेट होगी जो ये डबल मेम्ब्रेन लेयर है। स्ट्रोमा जो रहता है द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन, इट इज़ कॉल्ड स्ट्रोमा। एंड थाइलेकॉइड जो रहता है, ये थाइलेकॉइड आपको अगर एक के ऊपर हम एक सिक्का अगर रख दे तो वो सिक्का किस तरह से दिखेगा, जस्ट उसके जैसे इसका स्ट्रक्चर रहता है। हम देखेंगे अभी आगे स्ट्रक्चर। अ नंबर ऑफ फ्लैटेड मेम्ब्रेनस सैक्स आर प्रेजेंट, they call the thylakoid which is arranged in a stack that called grana। और ये इनकी जो अरेंजमेंट रहती है स्टैक लाइक रहती है जिसको कि ग्रेना बोलते हैं। ईच क्लोरोप्लास्ट कंटेन 20 से 100 ग्रेनम, ओके। सेकेंड जो रहता है वो अभी हमने यहाँ पर जो मतलब आपका जो क्लोरोप्लास्ट है उसके 2 पार्ट देखे, मेम्ब्रेन एंड स्ट्रोमा। और जो स्ट्रोमा है उसका भी कंपोनेंट है। ये जो स्ट्रोमा होता है ये थाइलेकॉइड से मिलकर बना है और उसके अलावा कुछ अदर भी कंपोनेंट्स है। थाइलेकॉइड जो रहता है ये आपका क्या रहता है, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक जो रहते हैं इसमें प्रेजेंट रहते हैं, और आपका हर एक क्लोरोप्लास्ट में 20 से 100 ग्रेनम जो रहते हैं ये रहते हैं। और इसके अलावा सेकेंड जो है वो है जैसे कि डीएस सर्कुलर डीएनए रहता है। डीएस इट मीन डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ओके, कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। 70S राइबोसोम, इसके अलावा कुछ एंजाइम अदर कुछ मटेरियल प्रेजेंट रहते हैं स्ट्रोमा में। फंक्शन इसका जो रहता है ये है साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जैसा मैं बता चुकी हूँ आपको पहले। इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, तो 2 चीज़ें हैं, 2 सेल ऑर्गेनल जो रहता है यही आपके साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में वर्क करते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट इम्पार्ट द प्लीजिंग इन ग्रीनरी टू द अर्थ, क्योंकि उसी के कारण हमारे अर्थ में ग्रीनरी प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट स्टोर विटामिन के, ई एंड इसके अलावा रूबिस्को प्रोटीन एंड आयंस। दिस इज़ द क्लोरोप्लास्ट, ओके। तो अब देखिए आप यहाँ पर क्वांटासोम्स जो रहते हैं ये जो हमारे पास जो लाइट आ रहा है, ठीक, ये जो लाइट एनर्जी है इसको ये मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने का काम करते हैं। जो हमारे प्लांट जो एनर्जी लेते हैं सन से डायरेक्टली उन्होंने एनर्जी लिया, उसके बाद वो किस वे में उनको अपने जो बोल सकते हैं हम कि वर्क में लेते हैं ना, क्योंकि फूड बनाते हैं उसके बाद पूरे पार्ट्स में एनर्जी जाती है, तो ये जो चेंजेस आते हैं ये क्वांटासोम्स के कारण होते हैं। और आप देख सकते हैं डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में। तो 2 चीज़ आपको एक पॉइंट याद रखना है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में 2 ऑर्गेनल्स आपके वर्क कर रहे हैं, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। तो ये बात याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में कोई भी जो
ऑप्शनल की अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, तो ये याद रखना कि जो अगर आपको कभी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि कौन से सेल ऑर्गन में डीएनए प्रेजेंट रहता है, तो आपके 2 ऐसे ऑर्गन हैं जिसमें कि डीएनए वो उनके खुद के डीएनए होते हैं उनके पास, जो कि है एक है आपका क्लोरोप्लास्ट और एक होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके भी 2 क्योंकि ये डबल लेयर है तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा जो स्ट्रोमा या फिर इसको मैट्रिक्स बोल सकते हैं, एंड ग्रेनम जो कि आप देख रहे हैं कैसे स्टैक लाइक स्ट्रक्चर हैं। और इसके अलावा ये हैं फैट के ड्रॉपलेट्स, एंड इसमें जो है हमने देखा कि रूबिस्को होता है जो कि मोस्ट एबिडेंट होता है, किसमें हमारे अर्थ में मोस्ट एबिडेंट प्रोटीन होता है। एंड इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्ट्रोमा जो है थाइलोकॉइड से किस तरह से वो अटैच है, दैट इज़ द फ्रेट चैनल और स्ट्रोमा थाइलोकॉइड एंड लोक्यूलस जिसको हम ल्यूमेन ऑफ द थाइलोकॉइड भी बोल सकते हैं, एंड ये ग्रेनम थाइलोकॉइड है, इतना जो पोर्शन है। ठीक है, अब हम देखते हैं 9 वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है ये होता है सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। तो अभी तक हमने डबल मेम्ब्रेन वाला जो है ऑर्गेनेल स्टडी किया, अब ये जो है ये सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन है। यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए तो इसमें 2 चीज़ होती है, एक होता है टोनोप्लास्ट, एक होता है सेल सेप। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो वैक्यूल्स रहते हैं ये जो है यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें क्या क्या रहता है, दे कंटेन वाटर एंड वो सेप जो भी जूसी मटेरियल है, ठीक है, प्लांट सेप जो भी रिलेटेड मटेरियल है वो, एंड जो भी एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं जो एक्सक्रीट होते हैं प्लांट से, वो यहाँ पर रहता है, और कुछ अदर मटेरियल्स भी रहते हैं। तो 90% जो प्लांट सेल है ये वैक्यूल से मिलकर बना है। तो आप एग्ज़ाम में अगर आपके आएगा कि सेल सेप किस में, मतलब सेप वाला जो भी पोर्शन है वो किस में होता है, तो वैक्यूल्स आप टिक लगाएंगे, ओके। एंड आप इसको क्या बोलते हैं, इस तरह का डायग्राम से मेंशन कर सकते हैं। इसमें जो रहता है इसका जो मेम्ब्रेन, क्योंकि ये एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से बना होता है, तो ये मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट कहलाता है। एंड इसका फंक्शन ये होता है कि ये फिजिकल सपोर्ट देता है टिश्यू को। इसके अलावा ये जो इंटरनल जो वाटर प्रेशर है उसको मेंटेन करता है, हाई वाटर प्रेशर मेंटेन करता है, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयन एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसका ये काम करता है। तो ये हो गया वैक्यूल आपका। 10 है आपका राइबोसोम। राइबोसोम जो रहते हैं दे आर डेंसली स्टेन्ड ग्रैनुलर स्ट्रक्चर इन विच is consist of the RNA protein and which are surrounded by any membrane. Okay, this is the ribosome. It is the smallest cell organelle also called the protein factory of the cell because protein synthesis हो रहा है यहाँ पे, और ये बहुत ही छोटी इकाई होती है सेल की। स्मॉलेस्ट सेल का जो ऑर्गेनेल है ये होता है राइबोसोम। इन अ लोअर प्रोकैरियोट्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन 70S टाइप। जो आपके प्रोकैरियोट्स रहते हैं उनमें जो राइबोसोम रहता है वो 70S टाइप का रहता है। बट इन यूकैरियोट्स जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं दे आर कॉल्ड यूकैरियोट्स इन विच जो राइबोसोम जो रहते हैं दे आर 80S टाइप्स। ठीक, इन राइबोसोम 2 सब यूनिट्स रहते हैं, एक होता है लार्ज सब यूनिट एंड अनदर वन इज़ द स्मॉल सब यूनिट। जो लार्ज सब यूनिट रहता है उसमें जो रहते हैं वो ट्रांसफ़र आरएनए के बाइंडिंग साइट्स होते हैं। इट मीन्स ट्रांसफ़र आरएनए वहाँ पर आकर बाइंड अप करते हैं। एंड स्मॉलर सब यूनिट पे क्या होता है, जो मैसेंजर आरएनए रहते हैं दे आर उनके लिए ये जो रहता है बाइंडिंग साइट रहता है। तो यहाँ पर ए साइट एंड पी साइट रहता है। ए साइट जो रहता है ये होता है एक्सेप्टर साइट फॉर टीआरएनए, ठीक है, एंड पी साइट जो रहता है साइट फॉर ग्रोइंग द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो यहाँ पर 2 देख लिया आपने, 2 यूनिट है जिससे कि राइबोसोम बना होता है, एंड ए एन जो पी साइट रहते हैं उनका भी यहाँ पर आपने देख लिया वर्क। अब फंक्शन इसका है प्रोटीन का सिंथेसिस करने में, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है सेल का। पॉलीसोम जो रहते हैं एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस सेवरल राइबोसोम बिकम अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए विद द हेल्प ऑफ स्मॉलर सब यूनिट, जो कि हमने देखा बिकॉज स्मॉलर सब यूनिट दिस इज द बाइंडिंग साइट फॉर द एमआरएनए। सो पॉलीसोम जो रहते हैं प्रोटीन
प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम बहुत सारे जो राइबोसोम रहते हैं वो mRNA से अटैच होते हैं, जिसमें जो है हेल्प कौन करता है, स्मॉलर जो यूनिट है वो हेल्प करता है। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम, P साइट एंड A साइट। ओके, tRNA बाइंडिंग साइट्स भी बोलते हैं, mRNA बाइंडिंग साइट्स लोअर पोर्शन में है, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट, जिससे कि राइबोसोम मिलकर बना हुआ है। नाउ इसके अलावा होता है, हमने अभी देखा पॉलीजोम, ठीक है, जो हमने भी स्टडी की ये पॉलीजोम के बारे में। अब एक होता है पैरोक्सिसोम। पैरोक्सिसोम जो रहता है ये रहता है आपका नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल है वो रहता है, दिस आर द मेम्ब्रेन बाउंड, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है एंड वेसिकल से मतलब वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर रहता है। दे कंटेन द पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि पैरोक्सिसोम में होता है। इसका फंक्शन बेसिकली फोटो रेस्पिरेशन, जिसको कि ग्लाइकोलेट पाथवे भी बोलते हैं। इन द सेल प्लांट सेल presence of light oxygen is used and carbon dioxide is formed like a normal respiration process। तो इसमें बेसिकली इसका वर्क होता है, इट इज़ इन्वॉल्व इन अ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स के बीटा ऑक्सीडेशन में किसका वर्क रहता है पूछेगा एग्जाम में, तो पैरोक्सिसोम का रहता है। नाउ नेक्स्ट 12 है आपका साइटोस्केलेटन। ये साइटोस्केलेटन जो रहता है अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर द एक्सटेंडिंग अक्रॉस एंड अराउंड द सेल दैट इज कॉल्ड द साइटोस्केलेटन। ये साइटोस्केलेटन जो रहता है इसके भी जो पार्ट्स हैं दैट इज़ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो रहते हैं ये साइज़ में ये ट्यूब्यूल्स 150 to 200 एंगस्ट्रॉन्ग डायमीटर के रहते हैं, जो कि क्या होता है, दिस इज़ मेड अप ऑफ द ट्यूबलिन मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड इन अ सीरीज़। तो जब ये ट्यूबलिन मॉलिक्यूल सीरीज़ में अरेंज्ड होते हैं और इनका साइज़ जो रहता है यहाँ पर जो रिकमेंड मतलब शो किया है 150 से 200 इतने साइज़ का रहता है, तो इसको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। फंक्शन इसका होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का बता रही हूँ ना, ट्रांसपोर्ट सेल वॉल मटेरियल फ्रॉम गोल्गी बॉडी टू आउटसाइड द सेल। जितने भी सेल वॉल के मटेरियल है उसको गोल्गी बॉडी से सेल के बाहर की ओर ले जाने का वर्क है इसका। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन दैट इज द मे बी माइटोसिस मियोसिस फॉर्मेशन ऑफ द स्पाइंडल फाइबर। इससे क्या होता है, स्पाइंडल फॉर्मेशन जो होता है हम देखेंगे मियोसिस माइटोसिस प्रोसेस में, ठीक है, वहाँ पर इसका रोल रहता है। एंड इसके अलावा सेकंड है यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट जो रहते हैं ये जो रहते हैं ये बनते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एंड एक्टिन के। फंक्शन इसका ये होता है कि टू एक्सर्ट फोर्स टू चेंज सेल शेप इंटरनली। तो ये क्या करते हैं, एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं जिससे कि क्या होता है, सेल का शेप जो है इंटरनली वे में सेल का शेप चेंज करने में ये फोर्स देते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोस्केलेटन। नेटवर्क ऑफ फाइबर एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, सेल इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक्टिन फिलामेंट्स। ग्रीन वाला आपका जो लाइट ग्रीन में है सबसे लोअर पोर्शन में, दिस इज द एक्टिन फिलामेंट्स। एंड डार्क पोर्शन डार्क कलर का जो है डार्क ग्रीन कलर का, दिस इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। एंड सबसे जो अपर पोर्शन में है वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो रहते हैं ये थर्ड फिलामेंट्स हैं। अभी तक हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड एक्टिन फिलामेंट्स के बारे में डिस्कस किया। तो इंटरमीडिएट इट इज़ द नेटवर्क ऑफ द स्पेसिफिक प्रोटीन फाइबर लाइक कैरेटीन होता है, डेस्मिन होता है, वाइमेंटिन होता है एंड न्यूरोफिलामेंट होता है। तो ये स्पेसिफिक प्रोटीन फाइबर रहते हैं। दे प्रोवाइड द रिजिडिटी ऑफ द सेल शेप। सेल शेप को ये एक रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो मतलब रिजिडिटी नहीं रहेगी तो वो क्या होगा कि झुक जाएगा पूरे साइड से, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा है सेल ऑर्गेनेल स्फेरोसोम। ये जो है लास्ट है आपका। स्फेरोसोम जो रहता है दे आर वेसिकल्स ऑफ 0.5 to
1 mm diameter, surrounded by a membrane, single unit membrane, and they contain up 98% lipid. तो स्फेरोसोम 98% लिपिड के बने होते हैं. It is the presence in a plant cell only, not present in a animal cell. They contain some acid phosphatase enzyme. Function is that the major site for the lipid synthesis, because it made up they contain 98% of lipid, that's why it is the major site for the lipid synthesis and storage in a plant. तो ये है इनका रोल, और ये एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं. तो दिस इज़ द रेफरेंस साइट सिंह बीडी 2013 जेनेटिक्स, ठीक है. कल्याणी पब्लिशर है. एंड सिंह फुंदन 2009 एलिमेंट्स ऑफ जेनेटिक्स. तो ये आज का टॉपिक जो है ये यहाँ पर कंप्लीट है. मतलब ये जो ऑर्गेनेल्स के जो बेसिकली जो आप किस तरह से लिख सकते हैं अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो. इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड इसके अलावा सेल थ्योरी, ऐसी कुछ जो चीज़ें जो छूट रही हैं वो मैं आपको इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें बताऊंगी. और उसी वीडियो में मैं अपने हैंड रिटन नोट्स इस टॉपिक का आपको शेयर कर दूंगी, जो कि मैं शॉर्ट बताऊंगी, मतलब इस तरह से बनाऊंगी कि आप उसी फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने नोट्स में वो चीज़ ऐड कर सकते हैं. ये तो आपको मैंने एक पूरा मैटर जो है कि किस तरह से आपको कितना चीज़ लिखना है और कितनी चीज़ें नहीं लिखनी वो बता दी. तो आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ पूरा देखा कीजिए. बीच बीच से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, तो मे बी आपको लगेगा कि मैंने ये आधी चीज़ें बताई हैं. सो